One simple idea. Turn your dreams into a licensing goldmine while letting others do the work. Book by Stephen Key. Introduction. जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो क्या आप प्रोडक्ट्स को देखकर हमेशा ये सोचते हैं कि आप उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जो प्रोडक्ट्स आप डेली इस्तेमाल करते हैं उनमें कोई एक चीज़ बदल दी जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं? क्या आपको हमेशा पुराने प्रोडक्ट्स में नए फीचर्स जोड़ने के क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं? क्या आप पैसा कमाने के लिए अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या आप ऐसी जॉब पाने का सपना देखते हैं जिसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल हो? तो हाँ, आप एक ऐसी जॉब पा सकते हैं जिसमें आप क्रिएटिव भी हो सकते हैं और जितना चाहे उतना पैसा भी कमा सकते हैं। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय बने बिना उनके लिए काम कर सकते हैं। स्टीफन की ने पूरी जिंदगी अपने क्रिएटिव आइडियाज को नेस्टल, टॉयज आर अस और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को रेंट पर दिया है। वह अपने आइडियाज को रेंट पर देते हैं और घर बैठे पैसे कमाते हैं। वह ना ही अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ना ही उन्हें कस्टमर्स के साथ काम करने की ज़रूरत है। स्टीफन ने अपना लाइसेंसिंग बिजनेस शुरू किया जिससे उन्हें सालों से पैसिव इनकम हो रही है। इस तरह की लाइफ एक ड्रीम लाइफ है। यह आपको अपने बिल्स पे करने, ट्रैवल करने और अपनी हॉबीज को एंजॉय करने देता है। यह समरी आपको ऐसे शानदार आइडियाज को ढूंढने के स्टेप्स सिखाएगी जिन्हें आप बेच सकते हैं। तो क्या आप इस नए मौके को आजमाने के लिए तैयार हैं? द पावर ऑफ वन सिंपल आइडिया। पहले कंपनियां अपने एम्प्लॉयज से नए आइडिया लेती थी। वे कभी कभार ही बाहर से मदद लेते थे। लेकिन अब फ्रीलांसिंग का दौर आ गया है तो कंपनियां हर उस इंसान को हायर करने के लिए तैयार है जिसके पास कोई कमाल का आइडिया है। उन्हें आपके एजुकेशन या आपके बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनियां चैलेंजिंग मार्केट में टिके रहने के लिए जो हो सकता है करने के लिए तैयार रहती हैं। आइडियाज को लाइसेंस करना आसान है। सबसे पहले अपने थॉट्स को रेंट पर देने के लिए आपको कोई कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप एक लाइसेंसिंग एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको बस अपने थॉट्स को सही कंपनी तक पहुंचाना है। इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मुश्किल काम नहीं करने पड़ते और आप नए क्रिएटिव आइडियाज़ क्रिएट करने का प्रोसेस एंजॉय करते हैं। दूसरा, आपको अपने थॉट्स को रेंट पर देने के लिए अपनी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे एक साइड जॉब की तरह कर सकते हैं। जब आपको लगने लगे कि जितना आपको ज़रूरत है आप उतना पैसा कमाने लगे हैं, तब आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। लेकिन आप में दूसरों के लिए नए आइडियाज़ बनाने का पैशन होना चाहिए। अगर आपको यह बोरिंग लगता है तो अपनी जॉब को उस चीज़ के लिए न छोड़े जो आपको पसंद ही नहीं है। तीसरा, इसमें आपके पास सक्सेस पाने के अनलिमिटेड मौके हैं। क्योंकि मार्केट में डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कंपनियों को हमेशा अगले बेस्ट प्रोडक्ट की तलाश रहती है। तो आपके पास पोटेंशियल है कि आप इस नए बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकें। चौथा, आप जहां भी हो वहां आपको नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। घर पर रहकर अलग अलग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से उनमें से कुछ को बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर करने के लिए काफ़ी हैं। आपको काम पर, घर पर, सुपरमार्केट में या बाहर ड्राइव करते वक्त भी बेहतरीन आइडियाज़ आ सकते हैं। अगर इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप अपने फोकस को लिमिट कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा सिंपल है। कोई ऐसा एरिया ढूंढे जो आपको पसंद हो और अपना काम शुरू करें। अगर आपको कोई स्पोर्ट पसंद है तो ऐसे प्रोडक्ट्स पर फोकस करें जो उस स्पोर्ट को प्रमोट करते हैं। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को समझने की कोशिश करें। बस एंजॉय करें और तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहे जब तक आपको अपना नीश या स्पेशलिटी न मिल जाए। इस बुक के ऑथर स्टीफन की ने कॉलेज में बिजनेस की पढ़ाई की थी। जब उन्होंने नोटिस किया कि उन्हें बिजनेस की क्लास पसंद नहीं है तो उन्होंने फोकस करने के लिए कुछ मज़ेदार ढूंढने की कोशिश की। इसलिए स्टीफन ने अपना मेजर सब्जेक्ट बदल दिया। उन्होंने बिजनेस को स्टडी करने के बजाय सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में आर्ट्स को चुना। स्टीफन पेंटिंग या मूर्ति बनाने में अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें खिलौने बनाने में मज़ा आता था। उन्होंने एक सिलाई मशीन खरीदी और स्टफ्ड टॉयज बनाने लगे।
उन्होंने पूरे कैलिफोर्निया के मेलों में अपने बनाए हुए टॉयज बेचे। जब लोग उनके खूबसूरत टॉयज को देखकर मुस्कुराते तब स्टीफन को बहुत अच्छा लगता था। उन्हें यह जॉब बहुत पसंद था, लेकिन यह उनके सपनों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। इससे स्टीफन घर खरीदना या शादी करके फैमिली शुरू करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। स्टीफन ने अपने पिता से बात करने का फैसला किया। उनके पिता ने उन्हें ऐसी सलाह दी जिसने उनकी जिंदगी पलट दी। उन्होंने स्टीफन से ऐसी जॉब ढूंढने के लिए कहा जिसमें उन्हें खुद मौजूद होने या खुद काम करने की जरूरत न हो। उन्होंने स्टीफन से यह भी कहा कि इस काम में पैसा बढ़ते रहना चाहिए, जिसका मतलब है कि जिसमें एक रिपीटेबल मॉडल हो जिससे इनकम बढ़ती रहे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्टीफन ने वर्ड्स ऑफ वंडर नाम के स्टार्टअप को ज्वाइन किया। वह 27 साल के थे और पहले स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाने वाले टेडी बियर के प्रोडक्शन टीम में थे। यह टेडी बियर बात कर सकता था और अपनी आंखें बंद कर सकता था। इन नए फीचर्स ने इस पुराने टॉय को बच्चों में बेहद पॉपुलर बना दिया और कंपनी ने सिर्फ 1 साल में 50 लाख टेडी बियर बेच डाले। इस टॉय को बनाते समय स्टीफन इस आइडिया के क्रिएटर के बारे में सोच रहे थे। उनका नाम केन फोर्स था। केन ने इस क्रिएटिव आइडिया के बारे में सोचा और उन्होंने इसे कंपनी को लाइसेंस कर दिया। वह टेडी बियर के प्रोडक्शन के वक्त मौजूद नहीं होते थे, लेकिन उन्हें उनकी सर्विस के लिए पैसा मिल रहा था। तब जाकर स्टीफन समझ पाए कि परफेक्ट जॉब ढूंढने से उनके पिता का क्या मतलब था। केन से इंस्पायर होकर स्टीफन ने अपने टॉय आइडियाज़ को रेंट पर देने का खुद का बिजनेस शुरू किया। लाइसेंसिंग का मतलब है अपने इंटेलेक्चुअल या क्रिएटिव आइडियाज को किसी कीमत के बदले कंपनियों को रेंट पर देना। आप कॉन्ट्रैक्ट में जैसी शर्तें रखेंगे उसके हिसाब से आपको पैसे मिल सकते हैं। आप 1,000 या $1 मिलियन तक भी कमा सकते हैं। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका आइडिया कितना अच्छा है और आप कितनी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको कभी भी इस प्रोसेस पर डाउट होता हो तो याद रखें कि एंटरप्रेन्योर होने की वजह से आपको अच्छा खासा फायदा होता है। सबसे पहला, आप एक कस्टमर हैं, इसलिए आप किसी दूसरे एम्प्लॉई से बेहतर जानते हैं कि क्या अच्छे से काम करेगा और क्या नहीं। दूसरा, आप सक्सेस पाना चाहते हैं और हमेशा क्रिएटिव आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। आखिर में, आप आसानी से अपने आइडियाज़ पर रिसर्च और उन्हें वैलिडेट करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड योर $1 मिलियन आइडिया। जब आप कोई आइडिया क्रिएट करते हैं तो आपको उन गलतियों से बचना चाहिए जो ज़्यादातर लोग करते हैं। ये लोग किसी एक आइडिया को बेहद पसंद करने लगते हैं, मार्केट और कस्टमर्स की डिमांड को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर एक प्रोटोटाइप या मॉडल बना देते हैं। अपना परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के बाद वे एक पेटेंट फाइल करते हैं जो यह साबित करता है कि ये आइडिया उनका है और फिर वे मार्केटिंग शुरू करते हैं और पोटेंशियल बायर्स को ढूंढते हैं। यह प्रोसेस गलत है क्योंकि यह मार्केट और कस्टमर्स की ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखता है। वो आइडिया जो शायद काम न करे, उन पर अपना कीमती वक्त, एनर्जी और रिसोर्सेज बर्बाद करने के बजाय एक एंटरप्रेन्योर को पहले मार्केट को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट को कुछ ज़रूरतों को पूरा करने लायक होना चाहिए। ऐसे आइडियाज़ के बारे में सोचें जो कंपटीटर्स का डट कर सामना कर सकें। आइडिया ब्रिलियंट और क्रिएटिव होना चाहिए। ऐसे आइडियाज जिन्हें सेल किया जा सके वो किसी के भी पास हो सकते हैं। ड्राइविंग करते वक्त या शॉपिंग करते वक्त प्रोडक्ट्स को देखें और उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप उन्हें बेहतर बना सकते हैं। आपको बहुत रिसर्च करनी होगी। आप फोटोज़ ले सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स से फीडबैक ले सकते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्केच, ब्रेनस्टॉर्म और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप जहां भी जाएं वहां एक नोटबुक या कैमरा साथ ले जाएं। अगर आपको अपने आइडियाज़ को रिकॉर्ड करना आसान लगता है तो अपने पास एक रिकॉर्डर रखें। अगर आप स्केचिंग एंजॉय करते हैं तो आपके लिए एक नोटबुक और कुछ पेंसिल रखना आसान हो सकता है। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पर ध्यान दें जिनकी कस्टमर्स को ज़रूरत है। कंपनियां हमेशा अपने अगले प्रोडक्ट में कोई वाव फैक्टर की तलाश में रहती है, इसलिए आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए। अगर कोई आइडिया बार बार आ रहा है या बोरिंग है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फेलियर से बचने के लिए मार्केट को अच्छे से स्टडी करें।
प्रॉब्लम को सोल्व करने और पोटेंशियल कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। आपको पता होना चाहिए कि कंपनियां मार्केट रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। अगर आप किसी कंपनी को अपने आइडिया को रेंट पर लेने के लिए राज़ी करना चाहते हैं, तो यह उनके टाइम और पैसे के लायक भी होना चाहिए। स्टीफन एक बार टॉयज़ आर अस स्टोर में गए थे। उन्होंने बास्केटबॉल को प्रमोट करने वाले प्रोडक्ट्स ढूंढे क्योंकि वह इस स्पोर्ट के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने हर प्रोडक्ट को स्टडी किया और सोचा कि वहां पर रखे टॉयज को वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टीफन ने बच्चों पर भी फोकस किया। उन्होंने देखा कि वे टॉयज को देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर उन्होंने नोटिस किया कि बच्चों को ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आ रहे थे जिन पर माइकल जॉर्डन की पिक्चर थी। स्टोर से निकलने के बाद स्टीफन ने अपनी मार्केट रिसर्च शुरू की। उन्होंने माइकल जॉर्डन को एक इंस्पिरेशन मानकर स्टोर में देखे हुए टॉयज को बेहतर बनाने के लिए नए आइडियाज़ निकाले। मार्केट रिसर्च करने के लिए आपको अलग-अलग स्टोर्स पर जाकर सबसे हॉट ट्रेंड्स को ढूंढना चाहिए। आप ब्लॉग्स और वेबसाइट्स को स्टडी करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया भी ये ढूंढने का अच्छा टूल है कि इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है या सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है। एक बार जब आप ऐसा मार्केट ढूंढ लेते हैं जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, तो आपको उसके कस्टमर्स, वो प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली बड़ी कंपनियों और सभी तरह के अवेलेबल प्रोडक्ट्स को स्टडी करना चाहिए। प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते वक्त आपको उनके फीचर्स और प्राइस को देखना चाहिए। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो ये जानने की कोशिश करें कि वह इस मार्केट में कहाँ फिट होगा। आप किस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे? कौन सी कंपनी आपके आइडिया का प्रोडक्शन करना चाहेगी? आप क्या प्राइस रेंज ऑफर करेंगे? आप किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल, कमियां, उसके आउटडेटेड फीचर्स और उसके इस्तेमाल करने के नए तरीकों पर ध्यान देकर नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रोडक्ट शुरू से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी पॉपुलर प्रोडक्ट के बस कुछ फीचर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह के आइडियाज कंपनियों को पसंद आते हैं क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप क्रिएटिव आइडियाज़ सोच सकते हैं या नहीं। क्रिएटिविटी एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है। आप अलग अलग जगह जैसे कैफ़े और थिएटर में जाकर, किताब पढ़कर या सिर्फ लोगों के बिहेवियर को देखकर भी अपने क्रिएटिव ब्रेन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा टूल जो क्रिएटिविटी को बढ़ाता है वह है मिक्स एंड मैच गेम खेलना। आप दो प्रोडक्ट्स को चुनकर और उन्हें मिलाने की कोशिश करके शुरुआत करते हैं। आपके फ़ोन में कैमरा आने से पहले किसी ने दो अलग-अलग प्रोडक्ट्स, फ़ोन और कैमरा के बारे में सोचा होगा और खुद से पूछा होगा कि क्या होगा अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिला दें तो। व्हाट इफ गेम खेलना भी मददगार होता है। एग्जाम्पल के लिए टॉड बश्चे वर्डलॉक के क्रिएटर थे। एक दिन जब वो उठे तो उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना कॉम्बिनेशन लॉक को बदल दिया जाए। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर हम नंबर्स के बजाय लेटर्स का इस्तेमाल करें। उनके इस सवाल के जवाब ने एक पॉपुलर प्रोडक्ट क्रिएट किया। लोग अब ऐसे ताले खरीदते हैं जिन्हें उनके पसंद के वर्ड कोड से सिक्योर यानी लॉक किया जा सकता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप क्रिएटिव आइडियाज़ ला सकते हैं। बस मार्केट रिसर्च करना न भूलें। कोई भी ऐसा आइडिया नहीं खरीदता है जो कस्टमर्स के काम का न हो। प्रूव योर आइडिया। नए प्रोडक्ट्स के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ लाने वाले लोगों ने पहले एक तरह के खास तरीके को फॉलो किया है। सबसे पहले वे एक ब्रिलियंट आइडिया के बारे में सोचते हैं, उसका स्केच बनाते हैं और फिर एक प्रोटोटाइप बनाने में कई महीने और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। इस प्रोटोटाइप को बनाते वक्त वे कुछ प्रॉब्लम को नोटिस करते हैं और प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए उन्हें ठीक करते हैं। उसके बाद वे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पेटेंट फाइल करते हैं। इस प्रोसेस में सालों और हज़ारों डॉलर लग सकते हैं। सवाल यह है कि क्या होगा अगर कोई इस प्रोडक्ट को खरीदे ही ना तो? कंपनियों को हज़ारों आइडियाज़ मिलते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको कई साल और हज़ारों डॉलर खर्च करने से पहले अपने आइडिया को साबित करना चाहिए। मार्केट में सक्सेस पाने के लिए आपका आइडिया बिकना चाहिए। एक विनिंग आइडिया सोच लेने के बाद उसे फिर से एनालाइज करें।
मार्केट को अच्छे से स्टडी करें और अपने गोल का ध्यान रखें। आपका आइडिया भले ही आसान हो, लेकिन यह इनोवेटिव होना चाहिए। दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए जो चीज़ें काम करती है, उससे इंस्पायर होने की कोशिश करें। आप दूसरे मार्केट्स से पॉपुलर आइडियाज़ लेकर उन्हें अलग अलग प्रोडक्ट्स पर ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जीन लुओमा को एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उन्होंने एक प्रॉब्लम पर फोकस किया और उसे सोल्व करने की कोशिश की। प्रॉब्लम थी जाम नालियाँ। उन्होंने देखा कि लोग आमतौर पर अनहेल्दी केमिकल्स, कोई कोट हैंगर या किसी प्लम्बर का इस्तेमाल करके नालियों को खोलते हैं। ये सभी सॉल्यूशंस कस्टमर्स के हेल्थ और पॉकेट के लिए हानिकारक हैं, लेकिन ये भी है कि प्लम्बर को बुलाना महंगा पड़ता है। इसलिए जीन ने सिपी क्लीन नाम का प्रोडक्ट बनाया। यह प्रोडक्ट एक लंबी प्लास्टिक की स्टिक थी जिसके साइड पर बार्स लगे थे। जब इसे किसी बंद नाले के अंदर घुमाया जाता है तो यह सारी गंदगी को हटा देता है। इस आसान आइडिया ने एक ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व किया जिसका हम सबको अगर हर हफ्ते नहीं तो महीने में कम से कम एक बार सामना करना पड़ता है। जीन ने एक विनिंग आइडिया चुना जिससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया। आप आगे दिए गए सवालों के जवाब देकर अपने आइडिया की इफेक्टिवनेस को साबित कर सकते हैं। मेरे कस्टमर्स कौन हैं? उन्हें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों है? मेरे कस्टमर इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किस तरह के स्टोर पर जाएंगे? वे इस प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा देंगे? इन सवालों के जवाब देने के बाद आप अपने आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं। आप एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं और इसे कुछ कस्टमर्स को दे सकते हैं। फिर उनसे फीडबैक मांगिए। यह टेस्ट प्रॉब्लम को सुलझाने और आपके प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। पोटेंशियल कंपनियों को अपने आइडिया दिखाते वक्त भी यह आपको फायदा दे सकता है। इस अप्रोच का एक नुकसान यह है कि यह बहुत महंगा है। इसके बजाय आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि कस्टमर इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि आपका आइडिया कमाल का है। आपको अभी भी कुछ पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन आपको कुछ कमेंट्स और फीडबैक जरूर मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है वो है कि आपका आइडिया काम करेगा या नहीं। याद रखें कि कंपनियां ऐसे आइडियाज ढूंढती हैं जिन्हें आसानी से और जल्दी से एग्जीक्यूट किया जा सके। वे ऐसे आइडियाज को भी ढूंढती हैं जिन्हें उनके एक्सिस्टिंग यानी पहले से मौजूद चैनल्स का इस्तेमाल करके बेचा जा सकता हो। कोई भी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट नहीं लेना चाहती जिसके लिए उनके स्टोर में शेल्फ न हो। इसके अलावा कंपनियां हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो वो नहीं बिकेगा। एक बार जब आप अपने अच्छे आइडिया को वैलिडेट कर लेते हैं तो आप अलग अलग क्लाइंट्स को पिच करने में यानी अपना आइडिया बेचने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। प्रिपेयर टू पिच योर आइडिया। पिछले चैप्टर्स में आपने समझा कि कंपनियां आपको सीरियसली लें, इसके लिए आपको कोई महंगा प्रोटोटाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ टेक्स्ट और एक विजुअल डेमो का इस्तेमाल करके अपना आइडिया प्रेजेंट करना है। इसके अलावा आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ फ़ायदों पर फोकस करना चाहिए क्योंकि कंपनियों को सबसे ज़्यादा उसी से मतलब होता है। अपने आइडिया को बेचने के लिए आपको 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको 1 लाइन बेनिफिट स्टेटमेंट लिखना होगा। यह एक सेंटेंस आपके प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। याद रखें कि कंपनियों के पास 10 मिनट की पिच सुनने के लिए टाइम नहीं है। आप उन्हें अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने वाला डिटेल्ड ईमेल नहीं भेज सकते हैं। आपका ईमेल उन्हें हर दिन मिलने वाली हज़ारों ईमेल्स में खो भी सकती है। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप इस एरिया से जुड़े किसी शख्स के साथ कुछ मिनट की मीटिंग का टाइम फिक्स करें। हमेशा इस सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करें, इसमें उनके लिए क्या है? बस यही चीज़ है जिसकी एक कंपनी को परवाह होती है। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए एक सेंटेंस लिखने के लिए आपको पहले इसके सभी फायदों को लिस्ट करना होगा। हर एक बेनिफिट को आसान सेंटेंस में लिखा जाना चाहिए। फिर उनकी इंपॉर्टेंस को इवेलुएट करें। जो बेनिफिट सबसे ऊपर नंबर 1 रैंक पर आता है वही आपका 1 लाइन स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके बाद
आपको एक सेल शीट बनाने की जरूरत है। इस कागज के टुकड़े को 60 सेकंड में आपके सेलिंग पॉइंट्स को दिखाना चाहिए। एक शीट बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह एक ऐसा इंट्रोडक्शन है जिसका इस्तेमाल कंपनियां अपने कस्टमर्स, प्रोडक्शन टीम और इसमें शामिल सभी लोगों को आपके आइडिया को दिखाने के लिए करती हैं। आपकी शीट में वर्ड्स और इमेज दोनों होने चाहिए। इसमें आपका वन लाइन बेनिफिट स्टेटमेंट और आपके प्रोडक्ट का एक विजुअल इलस्ट्रेशन शामिल होना चाहिए। आपको एडिशनल बेनिफिट्स को भी इसमें जोड़ना चाहिए जो आपने अपने वन लाइन स्टेटमेंट लिखते वक्त रैंक किए थे। इसके अलावा आपके सेल शीट में आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और एक प्रूफ होना चाहिए कि ये आपका ओरिजिनल आइडिया है। एक बार जब आप अपना शीट बना लेते हैं तो अब आपके आइडिया को पिच करने का वक्त आता है। याद रखें कि कंपनियां उनकी परमिशन के बिना पिच लेना पसंद नहीं करती हैं। आपको पहले कंपनी से बात करनी चाहिए और अपने वन लाइन बेनिफिट स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहिए और फिर पूछना चाहिए कि क्या वे आपके प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। अगर वे आपसे कांटेक्ट करते हैं तब आपको अपना सेल शीट और एक कवर लेटर भेजना चाहिए। कवर लेटर एक थैंक यू नोट के साथ अपना इंट्रोडक्शन होता है कि आप कौन हैं। आप इन फाइलों को ईमेल से भी भेज सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ऐसी कॉपीज भेजें जिन्हें एडिट नहीं किया जा सकता हो, जैसे कि एक पीडीएफ फाइल। इस लाइसेंसिंग बिजनेस के बारे में जानने वाले ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि उन्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए या नहीं। इस तरह के बिजनेस को साइड बाय साइड किया जा सकता है। आप अपनी जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब की तरह आइडियाज़ को रेंट कर सकते हैं और इसके बावजूद एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। जेफ और मार्क इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। इन दोनों के पास जॉब है और वे अपने खाली समय में म्यूजिक क्रिएट करना पसंद करते हैं। वे सालों से दोस्त हैं, हालांकि वे एक दूसरे से 80 मील दूर रहते हैं। क्योंकि वे दोनों शादीशुदा हैं और अपनी जॉब और फैमिली में बिजी हैं, वे कभी कभी ही एक दूसरे से मिल पाते हैं। जेफ और मार्क ने एक ऐसे आइडिया के बारे में सोचा जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल दिया। उन्होंने रूम्बा शेकर का एक अपडेटेड वर्जन बनाया। बिजी होने के बावजूद अपने काम से ब्रेक मिलने पर और घर से ऑफिस आते जाते वक्त वो एक दूसरे से कॉल पर बात करते थे। वीकेंड्स पर उन्होंने अपने वन लाइन स्टेटमेंट और अपना शीट बनाने का काम किया। एक बार जब वे तैयार हो गए तो जेफ और मार्क ने अपने खाली वक्त में अपने आइडिया को पिच किया। उनकी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि उन्हें म्यूजिक की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के साथ डील मिल गई। जेफ और मार्क का मानना है कि अपनी जॉब छोड़ने से पहले आपको एक वक्त पर एक ही आइडिया पर काम करना चाहिए। आप एक के बाद एक आइडिया रेंट पर देकर खुद को एक लाइसेंसिंग एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। एक बार जब आप अपने खर्चों को सपोर्ट करने जितना पैसा कमाने लगते हैं तब आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं और आज़ाद जिंदगी और पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। सबमिट योर आइडिया टू पोटेंशियल लाइसेंसीज। क्या आप अपने आइडिया को पोटेंशियल कस्टमर्स को पिच करने यानी उन तक पहुंचाने या बेचने से डरते हैं? शुरुआत में सभी को डर लगता है। अपने डर को दूर करने का रास्ता है अपने आइडिया को अच्छे से स्टडी करना और अपना इरादा पक्का रखना। अगर आप मार्केट को एनालाइज करते हैं, एक ऐसा आइडिया चुनते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, अपने आइडिया को टेस्ट करते हैं और एक ऐसा शीट तैयार करते हैं जिसमें कोई गलती न हो, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। एक्सपीरियंस भी आपके सेल्फ एस्टीम को मजबूत करने में मदद करता है। जब आप पहले भी कुछ आइडियाज़ को रेंट कर चुके होते हैं तब आप उतना नहीं डरते जितना आप शुरुआत में डरे थे। इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने डर को किनारे रखना सीखना होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया बनाने चाहिए और उन्हें कई कंपनियों के सामने पेश करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पिच करेंगे, आपके पास मौके भी उतने ही ज़्यादा होंगे। एक बिगिनर होने की वजह से आपके अंदर कुछ डर होंगे। आपको डर लग सकता है कि कंपनियां आपके आइडिया को चुरा सकती हैं क्योंकि आपने पहले भी ऐसी कहानियां सुनी होंगी। ये कहानियां आम तौर पर झूठ होती हैं। कोई भी कंपनी एक सिंपल आइडिया के लिए अपनी रेपुटेशन को बर्बाद करने का रिस्क नहीं लेती है। आजकल लोगों के पास कई प्लेटफॉर्म हैं जहां वे शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई आइडिया चोरी हो जाता है
तो ओनर कंपनी की रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकता है। कभी-कभी एक जैसी चीजें भी आ सकती हैं। अगर आप नोटिस करते हैं कि किसी कंपनी ने आपके आइडिया जैसा प्रोडक्ट बनाया है, तो झूठे आरोप लगाने से पहले सावधान रहें। वे आप पर केस भी कर सकते हैं। सबसे बुरी बात यह होगी कि दूसरी कंपनियां आपके आइडिया को कभी रेंट पर नहीं लेंगी क्योंकि आपने अपनी रेपुटेशन को खुद ही बर्बाद कर दिया है। दूसरा डर जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वह है कंपनियों को कॉल करने का डर। किसी अनजान को कॉल करना मुश्किल हो सकता है। आप किसी दोस्त को कॉल नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने वन लाइन बेनिफिट स्टेटमेंट और अपने सेल शीट के बारे में कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको इस काम के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट बात करनी होगी। कॉल करने से पहले हमेशा अपनी पिच को कई बार प्रैक्टिस करें। आपका जोश और कॉन्फिडेंस चमकना चाहिए, नहीं तो आप शायद रिजेक्ट भी हो सकते हैं। सबसे आम डर फेल होने का है। एक बिगिनर होने की वजह से ये मानकर चलिए कि आप फेल हो सकते हैं। सिर्फ एक बार नहीं, आप कई बार फेल हो सकते हैं। लाइसेंसिंग बिजनेस एक नंबर गेम होता है। जितना ज्यादा आप पिच करेंगे, सक्सेस पाने के आपके चांसेस उतने ही बेहतर होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हार मान लेनी चाहिए। अगर आप हार मान लेते हैं, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं। जब आप अपना आइडिया सबमिट करते हैं, तो आपको हमेशा फीडबैक मांगना चाहिए। अगर आप रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो आपको वजह पूछनी चाहिए। कभी-कभी आइडियाज़ को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वह उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए फिट नहीं है, न कि वह बुरा है इस वजह से। इसलिए एक ही आइडिया को कई कंपनियों के सामने पिच करें। अपनी कोल्ड कॉलिंग को प्रैक्टिस करने के लिए स्टीफन कहते हैं कि आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या कहने वाले हैं। फिर इसे कई बार पढ़ें, रिविजन करें और अपनी स्पीच को जोर-जोर से बोलकर प्रैक्टिस करें। आप इसे अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के सामने भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरों के सामने बात करने से आपको अपने डर से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। अपनी स्पीच का इंट्रोडक्शन ये कहकर शुरू करें कि आप कौन हैं और आपने उस कंपनी को क्यों कॉल किया है। फिर समझाएं कि आपको उनके सामने एक नए प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए उनकी मदद चाहिए। कॉल पर जो इंसान है, उनसे आपको किसी ऐसे इंसान से बात करवाने के लिए पूछना चाहिए जो नए आइडियाज़ को रिव्यू करते हैं। जब टॉम ने अपने आइडिया को लाइसेंस करना शुरू किया, तो वह बहुत घबराए हुए थे। हालांकि कुछ कॉल करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका डर गायब हो गया था क्योंकि उनके लिए अपने आइडिया को पिच करना आसान हो गया था। यहाँ तक कि वह 2 हफ्तों से भी कम समय में एक डील करने में कामयाब रहे थे। इन 2 हफ्तों में टॉम ने कई कंपनियों को कॉल किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हुए एक YouTube वीडियो भी बनाया। टॉम ने अपने कोल्ड कॉल की स्क्रिप्ट लिखी, कई बार इसे प्रैक्टिस किया, कुछ चीज़ों को जोड़ा और कुछ को हटा दिया और फिर आखिर में कॉल किया। कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद टॉम ने स्क्रिप्ट लिखना बंद कर दिया। वह इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि वह बस फ़ोन उठाते और आराम से सब बोल देते थे। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप कंपनियों को कॉल करने से बहुत डरते हैं, तो याद रखें कि जितनी आपको उनकी ज़रूरत है, उससे कई ज़्यादा उन्हें आपके आइडिया की ज़रूरत है। वे आपकी पिच को सुनकर खुश होंगे। आप कई बार फेल हो सकते हैं, लेकिन आप इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस मान सकते हैं। ब्रिंग योर आइडियाज़ टू मार्केट। एक वकील को हायर करना महंगा होता है, लेकिन यह उस कंपनी के साथ एक अच्छी डील पर बातचीत करने का सबसे सेफ तरीका है जो आपके आइडिया में इंटरेस्ट रखती है। आप डील के आखिर में एक वकील को हायर करके बहुत पैसा बचा सकते हैं। आपके और मैन्युफैक्चरर के बीच बातचीत में हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। आपके लिए अपनी शर्तों पर खुद ही बातचीत करना सबसे बेस्ट होगा। जब अग्रीमेंट करने का वक्त आएगा, तो आप लीगल एडवाइस के लिए अपने वकील को बुला सकते हैं। बातचीत को खुद संभालने से आपको कई फायदे होते हैं। सबसे पहले, यह आपको समझने में मदद करता है कि कंपनी कैसे काम करती है। आप इस काम के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें पहचान सकते हैं ताकि आप उनसे बात करने पर फोकस कर सकें।
यह आपको अपने मैन्युफैक्चरर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाने का भी मौका देता है। किसी कंपनी के साथ अच्छे रिलेशन बनाने से आपको उनके साथ और बिजनेस करने का मौका मिल सकता है। जब आप बातचीत शुरू करते हैं तो आप डरे हुए होंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम के सामने अकेले खड़े होंगे। वे तैयार होकर आएंगे और आपको सबसे अच्छी डील जीतने के लिए तैयार रहना होगा। आपको पता होना चाहिए कि वो सब लोग क्या क्या चाहते हैं। जिस कंपनी के साथ आप बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स जान लेने चाहिए। आपको उनके मार्केट और उनके बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स के टाइप को समझना चाहिए। आपको उनकी प्राइस और पॉपुलैरिटी के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप कॉन्फिडेंस से उनसे अपने सवाल पूछ सकें। एक टीम प्लेयर बनने की कोशिश करें। आप इस कंपनी के एक इंडिपेंडेंट एम्प्लॉई बनना चाहते हैं, इसलिए हमेशा ऐसे बोलें जैसे कि आप दिल से उनका हित चाहते हैं। किसी भी कंपनी के साथ अग्रीमेंट करने से पहले आपको बातचीत की तैयारी करनी चाहिए। एक बार जब कोई कंपनी आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करती है तो रिसर्च करें और अपना केस बनाएं। आप दूसरे लोगों से पूछकर कंपनी के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। दूसरी कंपनियों के एक्सपर्ट्स और सेल्समैन से मदद लें। आप उसी कंपनी के एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकते हैं और ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कि आप उनके प्रोडक्ट्स और सेल्स चैनल पर एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। वे आपको सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का दूसरा तरीका कंपनी की वेबसाइट देखना है। आप उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं और कमेंट्स और फीडबैक पढ़ सकते हैं। ट्रेड मैगजीन पढ़ना भी आपको सेल्स डेटा और प्रोडक्शन लाइन के बारे में ज़रूरी चीज़ें जानने में मदद कर सकता है। पैसे के बारे में बात करना मुश्किल होता है। आपके प्राइस पर बातचीत करते वक्त कंपनी आपको सबसे आम डील ऑफर करेगी जो कि 3 से 5% है। अगर आप पहली बार किसी कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत कर रहे हैं तो आप इसके लिए हाँ कहने को बहुत एक्साइटेड हो सकते हैं, पर शांत रहने की कोशिश करें। हमेशा किसी भी कंपनी की जेब से ज़्यादा बेनिफिट निकालने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा पूछकर चीज़ों को बड़ा न दिखाएं। वे डील को पूरी तरह से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्या यह कंपनी आपके आइडिया पर एक्सक्लूसिव राइट्स लेना चाहती है या नहीं। जब कोई कंपनी एक्सक्लूसिव राइट चाहती है तो इसका मतलब है कि वे आपके प्रोडक्ट के आइडिया पर पूरे तरीके से राइट्स रखना चाहती हैं ताकि आप इसे दूसरी कंपनियों को न बेच सकें। एक एक्सक्लूसिव डील के कई एलिमेंट्स होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। आपको कंपनी से पूछना चाहिए कि वे इस एक्सक्लूसिविटी में कौन से पैरामीटर्स चाहते हैं। उन्हें टेरिटरी और प्रोडक्ट कैटेगरी को साफ साफ डिफाइन करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको जैसे कुछ देशों के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स रखना चाहती है क्योंकि इन देशों में उस कंपनी के बड़े मार्केट हैं। हालांकि इस कंपनी का दूसरी जगहों जैसे कि जापान में छोटा मार्केट भी हो सकता है। कंपनी को शायद जापान के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं चाहिए होगा। यह आपको जापान में उसी आइडिया को किसी दूसरे कंपनी के साथ लाइसेंस देने का मौका देता है। प्रोडक्ट कैटेगरी को डिफाइन करने से आपको आगे जाकर ज़्यादा पैसा भी मिल सकता है। सोचिए कि स्टीफन एक सोडा कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। उन्होंने एक लेबल बनाया और कोई कंपनी इसे अपने सभी ड्रिंक्स के लिए रेंट पर लेना चाहती है। स्टीफन ने उन्हें कहा कि ड्रिंक्स एक बड़ी कैटेगरी है और उन्हें यह समझाना होगा कि उनका क्या मतलब है। यह कंपनी 3 प्रोडक्ट्स के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स चाहती है: सॉफ्ट ड्रिंक्स, पानी और जूस। फ्यूचर में अगर कंपनी अपने बियर पर स्टीफन के लेबल को जोड़ना चाहती है तो इसके लिए उन्हें स्टीफन को एक्स्ट्रा पैसा देना होगा क्योंकि बियर उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था। एक्सक्लूसिव डील्स की ज़्यादा वैल्यू होती है। किसी भी शर्त को मानने से पहले आपको बेस्ट रिजल्ट्स लाने के लिए अपना होमवर्क करना ज़रूरी है। रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा एलिमेंट है। रॉयल्टी सेल्स का वो % है जिसे कंपनी आपको देने को तैयार होती है। कंपनियां आमतौर पर साल में 4 बार पैसा देती हैं। सबसे बेस्ट आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वह 5 से 7% हो। इससे कम कुछ भी सही नहीं होगा और इससे ज़्यादा होने से डील खत्म भी हो सकती है। रॉयल्टी काफ़ी नहीं है क्योंकि कंपनी को प्रोडक्शन शुरू करने में वक्त लग सकता है। अगर आप सिर्फ रॉयल्टी पर बातचीत करते हैं
तो आपको तब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ जाता। इसमें सालों लग सकते हैं। इससे बेहतर ऑप्शन मिनिमम गारंटी पर बातचीत करके कुछ राइट्स की गारंटी लेना है। मिनिमम गारंटी प्रोडक्शन प्रोसेस की परवाह किए बिना हर साल मिलने वाले पैसे का एक छोटा अमाउंट होता है। अपनी पहली लाइसेंसिंग डील पर बातचीत करते वक्त आपको डर लग सकता है। आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ कॉल को अप्रोच करना चाहिए। एक बार जब आप टर्म्स पर अग्री कर लेते हैं, तब बाकी मदद के लिए एक वकील को हायर कर सकते हैं। कंक्लूजन। स्टीफन की आइडिया को लाइसेंस करने में माहिर हैं। कम उम्र में ही उन्होंने ऐसी जॉब ढूंढने की इम्पोर्टेंस को जान लिया था जिसमें उनके मौजूद होने या कोई काम करने की जरूरत न हो। वे क्रिएटिव प्रोडक्ट के आइडिया को डेवलप करने और उन्हें कंपनियों को लाइसेंस पर देने के लिए इंस्पायर हुए थे। उन्होंने अपनी ज्यादातर उम्र इसी बिजनेस को करते हुए बिताई है। इस समरी में आपने लाइसेंसिंग बिजनेस को शुरुआत से करने के लिए जरूरी स्टेप्स जाने। सबसे पहले, एक सिंपल आइडिया आपकी लाइफ बदल सकता है। आपने सीखा कि आइडिया को लाइसेंस करना सबसे अच्छा साइड बिजनेस है, जिसे आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह कर सकते हैं। आप इसे अपनी करंट जॉब के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, आपने सीखा कि बेहतरीन आइडियाज मार्केट रिसर्च पर बेस्ड होने चाहिए। आप आइडिया को सिर्फ इसलिए नहीं चुन सकते क्योंकि आपको वो पसंद हैं। नए प्रोडक्ट्स के आइडिया को कस्टमर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहिए। तीसरा, आपने सीखा कि क्लाइंट्स को लाइसेंस देने से पहले आइडिया को टेस्ट करना चाहिए। एक शानदार आइडिया के स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट्स होने चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं और फीडबैक कलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। चौथा, कंपनियों के सामने आइडिया को पहली बार पिच करने में आपको काफी डर लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एक परफेक्ट पिच लिखने के लिए वन लाइन बेनिफिट स्टेटमेंट और एक सेल शीट तैयार करना जरूरी है। आखिर में, आपने सीखा कि एक्सपर्ट्स की एक टीम के साथ डील पर बातचीत करना आपके लिए डराने वाला काम हो सकता है। आपको कंपनी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका गोल अपने प्रोडक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा हासिल करना है। क्रिएटिव आइडियाज को ढूंढने के बारे में चिंता न करें। आप सिर्फ किसी स्टोर में जाकर या बाहर घूमकर लाखों आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं। हर कोई क्रिएटिव हो सकता है। बस सबसे हटकर सोचें और डेली प्रॉब्लम्स के नए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। इस समरी में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल लाइसेंसिंग बिजनेस बना सकते हैं।